हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लास्ट क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के वायरल क्वेश्चन पढ़ेंगे। और वायरल क्वेश्चन का मतलब होता है वैसा क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आए। तो यहाँ पे हम आपको 80 वायरल क्वेश्चन पढ़ाएंगे और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में एकदम 100% लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो आज का ये लाइव क्लास आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को एकदम आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है और जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं हमसे लाइव क्लास करें तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप लोग जुड़ जाइएगा तो वहां पे क्लास का लिंक हम शेयर करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8235672001, ठीक है ना। इस पे आपको हाई लिख के भेजना है और जैसे ही आप लोग हाई लिख के भेजिएगा इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जब भी क्लास होगा तो अलग से नोटिफिकेशन भी जाता है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 80 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। जो 40 क्वेश्चन आपको आता है वो आपको बनाना है और जो 40 क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, मतलब 40 ही क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है ना। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का वायरल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए यहां पे लगाते हैं पहला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, इन्हें आपको याद रखना है। बी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी इसको इंग्लिश में ऐसे दे देता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी AITUC ऐसे बोल देगा। AITUC का स्थापना कब हुआ? यानी आपको समझ जाना है AITUC का मतलब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। और इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? व्यावसायिक फसल का मतलब होता है वैसा फसल जिसको हम लोग बेचने के उद्देश्य से बोते हैं, उसे हम लोग व्यावसायिक फसल बोलते हैं, जिसे बेचकर पैसा कमाना हमारा उद्देश्य होता है। तो इसमें बोल रहा है कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो देखिए जो गन्ना होता है ना, ये अपने खाने के लिए नहीं बोते, गन्ना को क्या करते हैं? बेचने के लिए बोते हैं, पैसा कमाने के लिए, तो ये व्यावसायिक फसल हुआ। तंबाकू जो हम लोग उगाते हैं खेतों में, तो जो तंबाकू होता है जिससे खैनी बनता है, वो क्या करते हैं बाबू? अपने खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए उगाते हैं, ठीक है ना। तो तंबाकू भी यहाँ पे व्यावसायिक। जूट जो होता है जिससे क्या बनता है, यहाँ पे जूट उद्योग में जिसका उपयोग होता है, जैसे सूती का बोरा जूट से बनता है, या बहुत सारे चीज, रस्सी भी जूट से बनता है। तो बाबू जो जूट होता है ना, ये भी अपने उपयोग के लिए नहीं बोते हैं, इसको बेचने के लिए, जूट ले जाके कंपनी में हम लोग बेच देते हैं, ठीक है ना। तो ये जूट भी क्या है? तो व्यावसायिक फसल है। लेकिन जो गेहूं होता है ना बाबू, अपने खाने के लिए बोते हैं, ठीक है ना। अब खाने से ज्यादा हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं? बेचते हैं, इसे आपको याद रखना है। तो ये व्यावसायिक फसल नहीं है, इसे आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि गेहूं कौन सी फसल है, तो आपको याद रखना है कि जो गेहूं है ये रबी फसल है। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है कि गेहूं कौन सी फसल है, तो गेहूं रबी फसल है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि चावल कौन सी फसल है, तो जो चावल है वो खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कौन सी है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। और भारत का सिलिकॉन वैली, ये प्रश्न है ना, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपको याद रखना है। तो भारत का सिलिकॉन वैली कौन सा है? तो बेंगलुरु है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कौन सी है, तो ये भी आपको याद रखना है बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी और सिलिकॉन वैली दोनों बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बेंगलुरु कहां पे है? तो बेंगलुरु जो है बाबू ये कर्नाटक की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि सिंदरी कहां स्थित है। अब यहां पे बाबू आपसे पूछा जाता है कि जो सिंदरी है ये कहां पे है। तो बाबू आपको याद रखना है कि जो सिंदरी है ये झारखंड राज्य में है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। और आपको पता है झारखंड में सबसे ज्यादा क्या होता है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला होता है, इसे आपको याद रखना है। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि झारखंड में कोयला कहां पे सबसे ज्यादा होता है। तो झारखंड में बाबू वो कौन सा जगह है जहां पे सबसे अधिक कोयला होता है, तो आपको याद रखना है सिंदरी। जो झारखंड में सिंदरी जगह है वहां पे कोयला सबसे ज्यादा होता है, इसे आपको याद रखना है। झारखंड में कौन सा राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है, झारखंड। तो झारखंड में अब कहां पे कोयला सबसे ज्यादा होता है, तो सिंदरी में। अब यहां से ये भी क्वेश्चन आता है कोयला कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड, सबसे खराब कोयला पीट, ये भी आपको साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है तट रेखा से कितने किलोमीटर की क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए जैसे भारत है बाबू, यहां पे भारत का निचला हिस्सा ऐसा है, ठीक है ना। और यहां पे क्या है बाबू, ये सभी समुंदर है, यहां पे पानी है, इसे आपको याद रखना है। अब जब मछुआरे होते हैं ना, इधर जाते हैं मछली मार के आते हैं, तो अपवार्जिक क्षेत्र क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है अपने तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर तक जितना भी मछली होगा, जितना भी पानी होगा, उसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी देश हमको नहीं बोलेगा, ठीक है ना। इसमें हम जाके घूम सकते हैं, मछली मार सकते हैं, जहाज चला सकते हैं 200 किलोमीटर के अंदर, ठीक है ना। 200 किलोमीटर के अंदर ये तट रेखा है, इससे 200 किलोमीटर अंदर पानी में हम कुछ भी करेंगे, खनिज निकालेंगे, मछली जितना मारना होगा मारेंगे। तो ये सब बाबू क्या है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपना क्षेत्र है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो यही क्या होता है, अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कितना किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक जो समुद्र का पानी होता है वो अपने देश का है, ठीक है ना। या किसी भी देश से तट रेखा से 200 किलोमीटर समुद्र में जाएंगे, वो सब क्या होता है, अपना होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला यहां पे क्वेश्चन है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है, तो आपको याद रखना है खनिज। जो खनिज है बाबू ये संसार का सबसे कीमती संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। और खनिज, अगर जिस देश में खनिज जितना ज्यादा होगा वो देश उतना अमीर होगा, उतना विकसित होगा, इसे आपको याद रखना है। जैसे खनिज तेल हो गया, जो तेल पेट्रोलियम निकलता है, आप लोग देखिएगा अरब देशों में वहां के लोग पैसा नहीं कमाते, घर बैठे सरकार उनको पैसा देती है। क्यों? क्योंकि वहां पे खनिज तेल निकलता है। और तेल क्या है बाबू, पूरा दुनिया तेल से ही चल रहा है, गाड़ी वड़ी सब, तो वहां से तेल होता है, तेल निकालिए बेचिए, ऐसे ही पैसा आ रहा है। तो जो खनिज, जिस देश में खनिज ज्यादा, अगर मान लीजिए यहां पे सोना का एक बड़ा सा खान मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सोना को बेचेंगे दूसरे देशों में और बहुत सारा पैसा मिलेगा कि नहीं। तो जितना ज्यादा बाबू जिस देश में खनिज होगा वो देश उतना ही अधिक क्या होगा बाबू, विकसित होगा, पैसे वाला होगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है, तो आपको याद रखना है खनिज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। अब जो चाय है बाबू ये किस प्रकार की कृषि फसल है, तो आपको याद रखना है कि जो चाय है ये रोपड़ फसल है, इसे आपको याद रखना है, इसको रोपा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि चाय, भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो किस राज्य में बाबू चाय सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है असम। असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसे आपको याद रखना है। और चाय के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में। विश्व में चाय के उत्पादन में बाबू भारत का जो स्थान है आपको याद रखना है दूसरा है। और पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे चीन है, इसे आपको याद रखना है। इसी प्रकार कॉफी में आपको याद रखना है, ध्यान से देखिए ये भी क्वेश्चन आता है कॉफी वाला। कॉफी के उत्पादन में बाबू कौन सा राज्य अग्रणी है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक, ठीक है ना। यहां पे कर्नाटक आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना। कर्नाटक आपको यहां पे याद रखना है, ठीक है ना, कर्नाटक आपको याद रखना है। दूसरा यहां पे बाबू क्वेश्चन आता है कि कॉफी के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है विश्व में कॉफी के उत्पादन में जो अपना देश भारत है इसका स्थान कौन सा है, पहला है। यानी कॉफी सबसे अधिक किस देश में होता है, भारत में। और आपको याद रखना है और किस राज्य में, भारत के किस राज्य में कॉफी सबसे अधिक होता है, कर्नाटक में। और भारत में किस किस्म की कॉफी उगाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है अरेबिका कॉफी। कौन सी कॉफी,
अरेबिका कॉफी उगाई जाती है, इसे आपको याद रखना है। और चाय पत्ती सबसे अधिक कहां पे होता है? असम में। और भारत का विश्व में चाय पत्ती के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा है। ये दोनों क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, दोनों के दोनों आपको काफी अच्छी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अब आपको बताना है कि जो महाराष्ट्र राज्य है वहां पे कौन सी फसल के लिए बाबू मतलब महाराष्ट्र प्रसिद्ध है, कौन सी खेती सबसे अधिक की जाती है? तो आपको याद रखना है कि जो कपास है, कपास की खेती सबसे अधिक कहां पे होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। लेकिन कपास की खेती यहां पे ज्यादा होता है, लेकिन कपास वहां पे उतना नहीं होता है जितना गुजरात में होता है। गुजरात में बाबू खेती में मतलब क्या होता है, यहां पे काली मिट्टी सबसे अधिक है, तो यहां पे कम भी बोते हैं तो ज्यादा कपास हो जाता है। लेकिन यहां पे महाराष्ट्र में कपास की खेती सबसे अधिक होती है, लेकिन गुजरात की अपेक्षा यहां पे कम होता है। इसे आपको, खेती यहां पे ज्यादा होगा लेकिन कपास का उत्पादन यहां पे कम होगा, और गुजरात में कपास का उत्पादन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। जब भी क्वेश्चन आएगा महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, या महाराष्ट्र में कौन सी खेती सबसे अधिक होती है, किस फसल का बुआई सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है कपास। ठीक है ना। अगला यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो कपास है बाबू ये किस मिट्टी पे होता है, तो आपको याद रखना है काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुन मिट्टी, इसे आपको याद रखना है। और कपास को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है उजला सोना किसे बोला जाता है? तो उजला सोना कपास को बोला जाता है, और जूट को बोला जाता है सुनहरा रेशा। ठीक है ना, सुनहरा रेशा बोला जाता है, इसे आपको याद रखना। और ये दोनों क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है। पूछ देगा उजला सोना किसे कहते हैं? कपास को। पूछ देगा सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं? जूट को बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह का नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। और जो मेजनी था ये यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है कि यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने किया, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन बाबू 10 नंबर एकदम आपको याद रखना है, एकदम 100% इसे एकदम आपको याद रखना है कि वियना सम्मेलन, जिसे वियना कांग्रेस बोला जाता है, इसके अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो वियना कांग्रेस सबसे पहले पूछा जाता है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा इसका अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है वियना कांग्रेस का जो अध्यक्ष था ये मेटरनिक था, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे जाएगा। अगर क्वेश्चन आएगा वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है हम लोगों का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब इसमें आपको बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश किस देश में है, तो आपको याद रखना है भारत में। भारत जो है बाबू ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसे आपको याद रखना है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत विश्व का किस देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी हाथ से लिखा गया संविधान, तो आपको याद रखना है अपने भारत का। ठीक है ना, भारत में आपको याद रखना है कि हाथ से लिखा हुआ जो लिखित संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। और जो भारत है बाबू राज्यों का संघ है, और अमेरिका और कनाडा दोनों क्या है बाबू? राज्यों का संघ है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, यह भी आपको याद रखना है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होता है। सांप्रदायिक राजनीति का मतलब ये क्या होता है बाबू? एक धर्म इसमें दूसरे धर्म से लड़ते हैं, तो सांप्रदायिक राजनीति हमेशा क्या होता है बाबू? धर्म पर आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। इसी पर एक क्वेश्चन आता है, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाया था? तो फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था। वो भी क्या करते थे कि हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, यहां पे वो लड़ने में व्यस्त थे, और वो क्या करते थे? राज करते थे, इसे आपको याद रखना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि नेपोलियन के कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन के कोड में बाबू कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन के कोड में कुल 5 कोड थे, इसे आपको याद रखना है। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे एकदम आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोनारी की स्थापना कब हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। कार्बोनारी का स्थापना कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1810 में। 1810 में कार्बोनारी की स्थापना हुआ था, इसे आपको याद रखना है। ए
वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, और ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मेजनी था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, ये भी क्वेश्चन आता है कि जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था, तो यही कार्बोनारी संगठन से था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन है कि भारत का जूट क्षेत्र कहा जाता है, यानी भारत में जूट क्षेत्र कहा जाता है, उसका मतलब क्या हुआ कि भारत में जूट कहां पे सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो जूट होता है सबसे ज्यादा होता है, और कपास कहां पे होता है, गुजरात में सबसे ज्यादा होता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा भारत में जूट क्षेत्र कहां किसे कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, ए वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जूट उत्पादन में धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, धीरे धीरे कमी आ रहा है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन यहीं से आता है कि भारत में सबसे पहला जूट कारखाना कहां पे स्थापित हुआ था, तो सबसे पहले जूट कारखाना कहां पे स्थापित हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में ही हुआ था, इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत का कितनी आबादी है जो बाबू कृषि से जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना है 80% जो लोग हैं ये कृषि से जुड़े हुए हैं भारत में, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यहां पे बट्टा में दिया है तो आपको याद रखना है 2/3, 2/3 भाग आपको याद रखना है, यानी 100 का 2/3 भाग लोग किस में जुड़े हुए हैं, तो कृषि में जुड़े हुए हैं, इसे आपको याद रखना है। 2/3 ऐसे हिंदी में देगा, या आप लोग 2/3, 2/3 या 2/3 आप लोग याद रखिए, हिंदी में देगा तो 2/3 और बट्टा में देगा तो 2/3 देगा, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां पे हुआ था, तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था इसे आपको याद रखना है, रूस में हुआ था। और रूस में राजा को क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि रूस के राजा को क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है रूस के राजा को क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन क्या है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। अब दास कैपिटल जो था बाबू, ये पुस्तक है जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, दास कैपिटल। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, 1867 में। और दास कैपिटल किसने लिखा था, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा था, इसे आपको याद रखना है। सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद नहीं है आप लोग पढ़ते समय आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यहां से वो क्वेश्चन आएगा, किसे प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे, किसे द्वितीय, किसे तृतीय। तो आपको याद रखना है प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। और कृषि क्षेत्र में क्या आता है, तो खेती बाड़ी करना, मछली पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, खनन, ठीक है ना। खनन आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा कि जो खनन है ये किस में आएगा, तो खनन भी बाबू किस में आएगा, कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है, इसे आपको याद रखना है। सेवा क्षेत्र में क्या आता है, तो आपको याद रखना है परिवहन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सेवा देते हैं। जैसे होटल में जाते हैं और होटल वाला हमें खाना खिलाता है, बदले में उसे पैसा देते हैं। परिवहन, जैसे गाड़ी हो गया, गाड़ी चल रहा है, परिवहन, हम लोग को अगर जाना है ट्रेन से तो हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, टिकट कटाते हैं, ट्रेन हमें क्या करता है बाबू, सुविधा देता है। बैंक में जाते हैं, बैंक क्या करता है बाबू, हम पैसा का जरूरत होता है, पैसा निकाल के लाते हैं, मतलब वो हम लोगों को क्या देता है, सेवा देता है। जैसे स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल हमें क्या करता है, सेवा में हम लोगों को पढ़ाता है। तो जो सेवा देगा यानी जो हम लोगों को क्या करेगा, मतलब सर्विस देता है, जो वो क्या कहलाएगा, हमारा सेवा क्षेत्र बोलेगा। और सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलेंगे। और औद्योगिक क्षेत्र में बाबू क्या हुआ, जैसे घर का निर्माण हुआ, ठीक है ना, कल कारखाने हो गए, जिसे हम लोग विनिर्माण बोलते हैं, कारखाने हो गए, और यहाँ पे घर का निर्माण और मार हो गया विनिर्माण। तो इसे आपको याद रखना है, ये औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तो कृषि क्षेत्र आपका पहला प्राथमिक क्षेत्र है, और जो सेवा क्षेत्र है ये तृतीय क्षेत्र है, और जो औद्योगिक क्षेत्र है ये द्वितीय क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, श्रीलंका में किस बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। अब आपको बताना है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कौन सी है। इसका मतलब क्या है कि जो श्रीलंका में जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि वो सिहली बोलते हैं। या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि
श्रीलंका का भाषा कौन सी है, तो श्रीलंका की भाषा कौन सी है, सिंहली। कुछ लोग सिंहली बोलते हैं और कुछ लोग तमिल बोलते हैं। अब इन दोनों में लड़ाई होते रहता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। जो सेवा क्षेत्र है बाबू, इसे हम तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। और सेवा क्षेत्र को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, तो सेवा क्षेत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में आता है। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। अब यहां पे आपको बताना है कि भारत सरकार ने किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक शिक्षा घोषित किया है। तो आपको याद रखना है प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा 1 से लेके 14 साल तक का होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ग 1 से लेके मैट्रिक तक हम लोग पढ़ते हैं और बिल्कुल फ्री में पढ़ते हैं। स्कूल का हम लोग क्या करते हैं, पैसा नहीं देते, बिल्कुल एकदम फ्री होता है। और यही क्या है बाबू, प्रारंभिक शिक्षा है। इसे आपको याद रखना है। 1 से लेके 14 तक जो आप लोग कक्षाओं में पढ़ते हैं, वहां पे स्कूल को महीना महीना आपको, जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा तो उसको हर महीना पैसा देना पड़ेगा, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़िएगा तो वहां पे आपको पैसा नहीं लगेगा। तो ये क्या है बाबू, मौलिक अधिकार है, सबको मतलब हासिल करना है। मौलिक अधिकार का मतलब क्या हुआ, सबको जरूरी है, ये उसका अधिकार है, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक शिक्षा घोषित किया गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दादा भाई नौरोजी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाए थे, 1868 में लगाए थे। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय निकाला गया था वो कितना रुपया निकाला गया था। तो भारत का जो पहला प्रति व्यक्ति आय निकाला गया था ये 20 रुपये निकाला गया था। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा कि ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब यहां पे आपको बताना है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको याद रखना है कोयला, पेट्रोलियम और यहां पे प्राकृतिक गैस। यहां पे जो होता है कोयला, पेट्रोलियम और जो यहां पे प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। प्राकृतिक गैस आपको यहां पे याद रखना है, कोयला, पेट्रोलियम और यहां पे प्राकृतिक गैस, ये तीनों क्या होते हैं बाबू, आपको याद रखना है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। इसे आपको याद रखना है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक जो गैस होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो चूना पत्थर होता है उसका उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बाबू चूना पत्थर से क्या बनता है, तो चूना पत्थर से बनता है हमारा सीमेंट। तो आपको याद रखना है सीमेंट में हमें उपयोग करना पड़ेगा चूना पत्थर का, ठीक है ना। और एल्यूमिनियम उद्योग में, ये भी क्वेश्चन आता है कि एल्यूमिनियम उद्योग में किसका उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्यूमिनिया और एल्यूमिनियम निकलता है। और एल्यूमिनियम से हम लोग क्या करते हैं, बर्तन और बहुत कुछ बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आएगा एल्यूमिनियम उद्योग में किसका उपयोग करते हैं, तो बॉक्साइट का उपयोग करते हैं, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि अंगोरा ऊन किस जानवर के रोए से बनाया जाता है। तो जो अंगोरा ऊन है आपको याद रखना है कि ये खरगोश के रोए से बनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश के रोए से बनाया जाता है। और जो आपको याद रखना है पश्मीना ऊन होता है, ठीक है ना। यहां पे हम लिख देते हैं मीना ऊन, ठीक है ना। पश्मीना ऊन जो होता है बाबू आपको याद रखना है कि जो पश्मीना ऊन है वो किसके रोए से बनाया जाता है। तो पश्मीना ऊन जो है बाबू ये भेड़ के रोए से बनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और दोनों क्वेश्चन आता है कि अंगोरा ऊन किससे बनता है, खरगोश से। पश्मीना जो ऊन होता है ये भेड़ बकरी के रोए से बनाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड को क्या बोला जाता है, ब्रिटेन भी बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ब्रिटेन आप लोग बोलिए या इंग्लैंड बोलिए, इसे आपको याद रखना है। चार्टिस्ट आंदोलन कहां पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 10 घंटे का आंदोलन कहां पे हुआ था। अब यहां पे क्वेश्चन है कि 10 घंटा का बाबू आंदोलन कहां पे हुआ था। तो जो 10 घंटा का आंदोलन हुआ था ना, ये भी कहां पे हुआ था, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में ही हुआ था, इसे आपको याद रखना है। दोनों के
दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल है। तो बिहार में बाबू पंचायती राज्य कितना साल तक चलता है, यानी मुखिया लोग बनते हैं तो कितना साल के लिए, तो आपको याद रखना है 5 वर्षों तक चलता है, इसे आपको याद रखना है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। और बिहार में जो पंचायती राज्य व्यवस्था है ये कितनी स्तरीय है, तो आपको याद रखना है ये त्रिस्तरीय है। कितना स्तरीय है, त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तरीय है, इसे आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आएगा कि बिहार का पंचायती राज कितना स्तरीय है, तो 3 स्तरीय है, यानी 3 भाग है, उसका आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कहां पे महिलाओं को 50% आरक्षण है, तो पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। अब इसमें संघ राज्य की विशेषता नहीं, कौन सी नहीं है, तो जो संघ राज्य होता है ना, इसमें 2 सरकार होता है, एक वो राज्य सरकार होता है, एक वो केंद्र सरकार होता है। जैसे अभी बिहार में क्या है, ये आरजेडी और जेडीयू का शासन है, और केंद्र में किसका है, एनडीए का, यानी अलग पार्टी का शासन है। बिहार में अलग पार्टी का है और केंद्र में अलग पार्टी का। तो ये क्या है बाबू हमारा, ये संघ राज्य। संघ राज्य में आपको याद रखना है दोहरी सरकार होती है। संघ राज्य में क्या होती है, दोहरी सरकार होती है, इकहरी सरकार नहीं होती। तो यही बोल रहा है इसकी विशेषता कौन नहीं है, तो ये वाली इसकी विशेषता नहीं है, यहां पे दोहरी शासन व्यवस्था होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे है 31 नंबर की काली मिट्टी उपयुक्त है। अब आपको बताना है काली जो मिट्टी होती है किसके लिए उपयुक्त है, तो काली मिट्टी जो है बाबू ये कपास के लिए उपयुक्त है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है, रेगुन मिट्टी होता है, इसे आपको याद रखना है। और गेहूं, अगर ये भी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि गेहूं और चावल के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है, तो गेहूं और चावल के लिए कौन सी, गेहूं और चावल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो आपको याद रखना है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी पे आपको याद रखना है कि जो गेहूं और चावल होता है ना, ये सबसे ज्यादा होता है, और सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर जो होती है ना, वो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है सुखाड़ क्या है बाबू, सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है कि मानव कृत आपदा। सुखाड़ मानव के चलते आता है कि प्राकृतिक के द्वारा, तो ये प्राकृतिक के द्वारा आता है। अगर प्राकृतिक के द्वारा बारिश नहीं होगा तो धीरे धीरे सुखाड़ आएगा, तो ये क्या होगा हमारा, प्राकृतिक आपदा होगा। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम यहां पे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। कार्ल मार्क्स बाबू कौन है, तो जिन्होंने दास कैपिटल का रचना किए थे, जिसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था, आपको याद रखना है उनका जन्म। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1815 में हुआ था, इसे आपको याद रखना। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे होता है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है रूस का पहला साम्यवादी कौन था, तो रूस का बाबू पहला साम्यवादी कौन था, तो प्लानखेव था, इसे आपको याद रखना है। और ये बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, नाम है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों क्या किए गए हैं, नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किए गए हैं। यहां पे डी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था, तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुआ था, इसे आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्व में यानी लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया था, तो लेनिन सबसे पहले नई आर्थिक नीति लागू किया था। लेनिन नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया था, इसे आपको याद रखना। और भारत में कब लागू हुआ, 1991 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है। अब यहां पे आपको बताना है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है, तो आपको याद रखना है मोबाइल। अभी मोबाइल का उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तो मोबाइल यहां पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहां पे ये आएगा नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं, मोबाइल चलाते ना, अगर क्वेश्चन आएगा कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया, तो मोबाइल का आविष्कार किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था, इसे आपको याद रखना है। किसने, मार्टिन कूपर ने, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है बाबू, तो आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स है ये वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं, इन्हें आपको याद रखना है, ठीक
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया बाबू। सबसे पहले रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत हुआ था और किसने लागू किया था, तो लेनिन ने। कब, तो 1921 में। तो रूस में नई आर्थिक नीति का शुरुआत लेनिन ने किया था। कब किया था, 1921 में किया था, इसे आपको याद रखना। और लेनिन की मृत्यु कब हो जाती है, तो 1924 में हो जाती है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट है कि पटना के नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो जो नगर निगम के प्रधान होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, तो नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। और महापौर का कार्यकाल, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपको याद रखना है भारत में सांसद हो, विधायक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, कोई भी हो बाबू, उसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, इसे आपको याद रखना है। मुखिया हो, सरपंच हो, सबके 5 साल के होते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बनना शुरू हुए थे। तो आधुनिक शहर बाबू सबसे पहले कहां पे बना था, तो इंग्लैंड में बना था, इसे आपको याद रखना है। और दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपको याद रखना है लंदन। जो दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, इसे आपको याद रखना है, लंदन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो रूस में बाबू बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। सी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। और वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिख ने किया था, ये आपको याद रखना है। और रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, लेनिन ने किया था। दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है। तो हिंद चीन क्षेत्र में बाबू कौन सा देश आता है, यानी इंडो चाइना में कौन सा देश आता है, तो आपको याद रखना है इसमें ना ही हिंदुस्तान आता है ना ही चीन आता है। देखो कौन कौन से देश आते हैं, तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों देश आते हैं, इसे आपको याद रखना है हिंद चीन क्षेत्र में। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो जो सूचना का अधिकार है ये क्या है बाबू, वैधानिक अधिकार है, इसे आपको याद रखना है। सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है, यानी संवैधानिक अधिकार है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुआ, यानी किस देश में सबसे पहले उपभोक्ता अधिकार घोषित किया गया था, उपभोक्ता का अधिकार। तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अमेरिका में बाबू सबसे पहले उपभोक्ताओं के अधिकार का घोषणा हुआ था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि चिपको आंदोलन के प्रेरणाता कौन है, यानी चिपको आंदोलन के पिता कौन है, ठीक है ना, उसके नेता कौन है। तो आपको याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा है, ये चिपको आंदोलन के नेता थे, ठीक है, जिसे पिता भी बोल सकते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा। अब ये क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से, यानी पेड़ों को काटने से बचाने से था इसका। और ये भी क्वेश्चन आता है चिपको आंदोलन का शुरुआत कहां पे हुआ था, तो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था, इसे आपको याद रखना है। फिर आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपको याद रखना है एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, बोर्ड एग्जाम में आता है, आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति का संबंध, जिसका संबंध दूध से, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, इन्हें आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है। अब देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत है, जहां पे नदी होती है, नदी की जो मिट्टी होती है बाबू, वो कौन सी मिट्टी होती है, तो आपको याद रखना है कि भारत की जो प्रायद्वीपीय भारत है, वहां पे मतलब जो हम लोगों का उत्तर भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना। तो यहां पे नदियों में कौन सी मिट्टी मिलता है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि भारत के नदियों में कौन सी मिट्टी मिलती है, तो आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी होता है ना, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया मिट्टी होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसे जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, नरोत्तम सियानु कहां के शासक थे, तो जो नरोत्तम सियानु थे बाबू, ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। अंकोर वाट का मंदिर कहां पे, कंबोडिया में। किसने बनवाया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अंकोर वाट के मंदिर में किसका पूजा होता है, तो भगवान विष्णु का। ये सब क्वेश्चन आते हैं, इसे एक एक बार आपको याद करते जाना। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है
कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहते हैं। तो हिंद चीन में बाबू बसने वाले फ्रांसीसी को क्या बोलते हैं? तो कोलोन बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। इसे आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का बाबू प्रधान कौन होता है? तो आपको याद रखना है, सरपंच साहब होते हैं। सरपंच साहब का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और भारत में वोट देने का अधिकार कब मिलता है? तो भारत में जो वोट देने का अधिकार है ये 18 वर्ष पे मिलता है। इसे आपको याद रखना है। यानी मतदाता होने की उम्र कितनी है? तो 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पे? जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये एक ही देश में है और उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। स्विट्जरलैंड, इसे आपको याद रखना है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पे? स्विट्जरलैंड में। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो आपको याद रखना है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहां पे देखिए कि इंडो चाइना देश किस अपना उपनिवेशक के रूप में विकसित किया? अब आपको बताना है इंडो चाइना को किस देश ने अपना उपनिवेशक यानी गुलाम के रूप में विकसित किया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडो चाइना का मतलब होता है हिंद चीन क्षेत्र को अपना उपनिवेशक, मतलब जो बोलेंगे वो करेगा। इंडो चाइना मतलब वो कौन सा देश है जो इंडो चाइना को उपनिवेशक बनाया था यानी गुलाम बनाया था? तो आपको याद रखना है, तो वो है बाबू, आपको याद रखना है फ्रांस, ठीक है ना। डी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक का मतलब रास्ता दिखाने वाला। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला यहां पे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? सीढ़ीनुमा खेती का मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे पहाड़ों को काट काट कर बाबू खेती होता है जो सीढ़ी की तरह बन जाता है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहां पे देखिए किस राज्य में बाबू? सोपानी कृषि जिसे हम लोग बोलते हैं। तो किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती होता है? तो ये पहाड़ी राज्यों में होगा। इसे आपको याद रखना है, जैसे उत्तराखंड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है बाबू? सीढ़ीनुमा खेती होता है पहाड़ों को काट काट कर। इसे आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है किस मिट्टी को लोहे के ऑक्साइड, किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? तो लोहे के ऑक्साइड किस में मिलते हैं? तो लेटेराइड मिट्टी में मिलते हैं, जिसे हम लोग लाल लेटेराइड मिट्टी भी बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहां पे है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में। जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन भी कहां पे है? पश्चिम बंगाल में। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है मैंग्रोव वन कहां पे पाया जाता है? तो मैंग्रोव वन भी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक है? तो आपको याद रखना है पटना। पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और शिवहर जिला का जो प्रति व्यक्ति आय है बिहार में सबसे कम है। इसे आपको याद रखना है। अगर राज्य का पूछे किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार का बाबू आपको याद रखना है कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे कम है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है समवर्ती सूची में रखा जाता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो यहां पे देखिए जो केंद्र है और राज्य है इसके अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है? यह क्वेश्चन आता है कि सूचियां कितनी होती हैं? तो सूचियां बाबू आपको याद रखना है 3 होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इसी में एगो आता है सूची हमारा यहां पे समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है? तो दोनों को साथ साथ रखा जाता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, ठीक है ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समवर्ती सूची में दोनों को एकदम साथ में रखा जाता है। इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए संघीय व्यवस्था में सरकारें होती हैं। संघीय का मतलब क्या हुआ? राज्यों से जो मिलकर देश बना होता है उसे हम लोग संघीय राज्य बोलते हैं। तो एगो राज्य सरकार होता है, एगो केंद्र सरकार होता है। तो जब भी बोलेगा संघीय सरकार में कैसी सरकारें होती हैं, तो आपको याद रखना है दोहरी सरकार होती है। और मतलब क्या होता है कि वहां पे मतलब दल भी कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो आपको याद रखना है वहां पे बहुदलीय व्यवस्था भी होगा, यानी एक से अधिक दल होगा। हर एक राज्य
राज्य में अपना अपना अलग अलग दल होगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, ठीक है ना। और सिपाही विद्रोह किसने किया था? तो आपको याद रखना है मंगल पांडे ने, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आएगा सिपाही विद्रोह किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ए वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है एनोर पतन किस राज्य में? पतन का मतलब होता है बंदरगाह। जो एनोर बंदरगाह है वो किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कहां पे? तमिलनाडु में है। सी वाला आंसर यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो सबसे लंबा दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी कौन सा है? तो आपको याद रखना है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है ना। जो विवेक एक्सप्रेस है ये सबसे लंबा दूरी तय करने वाला ट्रेन है, इसे आपको याद रखना है। कहां से चलता है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। 4000 से ऊपर किलोमीटर चलता है, ये 3-4 दिन तक चलते रहता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल का प्रतिशत, यानी जो हम लोग पानी पीते हैं जमीन से निकाल के या नदी तालाब में का पानी मीठा पानी होता है, ठीक है ना, या झील का, तो पृथ्वी का कितना प्रतिशत जो पानी है ये मीठा पानी है? तो आपको याद रखना है 2.5%, ठीक है ना। इतना बस पानी पीने लायक है, और बाकी सब पानी है वो समुद्रों में पाया जाता है, खारा पानी होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है संसार में सबसे लंबा बांध किस नदी पर विकसित किया गया है? तो दुनिया का सबसे लंबा बांध बाबू किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है वो महानदी पर है। उस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, इसे आपको याद रखना है। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा में है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 65 नंबर की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? तो आपको याद रखना है एम.एन. राय ने। किसने किया था? एम.एन. राय जी ने किया था। ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी का। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत किस वर्ष आए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि दक्षिण अफ्रीका जो वकालत करने के लिए गए थे वहां पे गांधी जी, वो कब आए? तो आपको याद रखना है 1915 में आए थे, इसे आपको याद रखना है। सी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। और 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदाता होने की आयु क्या है? यानी भारत में बाबू मतदाता होने का मतलब क्या? वोटिंग देने का उम्र कब है? तो आपको याद रखना है 18 वर्ष। 18 वर्ष जब आपका हो जाएगा तो आप लोग मतदाता बन जाइएगा, यानी आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप लोग भी वोट करने लगिएगा। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना बाबू कब हुआ था? 1980 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको याद रखना है। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन्हें आपको याद रखना है। और ये भी क्वेश्चन बाबू आता है, आपको याद रखना है कि जो भारतीय कांग्रेस पार्टी है भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो कोसी परियोजना में बाबू किस स्थान पर बराज बनाया गया? बोर्ड एग्जाम के लिए आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हनुमान नगर में, ठीक है ना। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो हनुमान नगर में बनाया गया, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान का बाबू सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान में तो बाबू पानी नहीं मिलता है, तो वहां पे बाबू एक नहर बनाया गया था, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। उसी नहर के द्वारा बाबू बहुत से घरों में पानी जाता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी नहर आपको याद रखना है, सी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, गांधी इरविन पैक्ट यानी दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि गांधी इरविन पैक्ट बाबू कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज में भाग लिए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गांधी जी बाबू किस गोलमेज में भाग लिए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज में भाग लिए थे, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये कहां पे गोलमेज हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए,
अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। बाबू गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है अनुबंधित मजदूर को, ठीक है ना। जो अनुबंधित मजदूर होते हैं इसे गिरमिटिया मजदूर बोलते हैं। ए वाला आंसर यहां पे बिल्कुल इसी जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर ले जाए जाते थे, तो आपको याद रखना है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर ले जाए जाते थे, इसे आपको याद रखना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बिहार के किस राज्य से गिरमिटिया मजदूर सबसे अधिक ले जाए जाते थे, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से गिरमिटिया मजदूर सबसे ज्यादा ले जाए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक क्या है, तो बिहार में बाबू और कुछ आए या ना है, हर साल बाढ़ आता है, इसे आपको याद रखना है। तो बाढ़ जो है ना ये बिहार का सबसे बड़ा त्रासदी है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है कि गुजरात का गिर वन में कौन सा जानवर पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि गिर वन कहां पे, तो गिर वन गुजरात में है। और गिर वन में कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है सिंह। सिंह का मतलब क्या होता है बाबू, शेर, इसे आपको याद रखना है। और सुंदर वन में कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो बाघ पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है चंदन के वन कहां पे पाए जाते हैं। जो चंदन बाबू पूजा करने में उपयोग होता है, चंदन की लकड़ी, चंदन की खेती कहां पे होता है सबसे ज्यादा चंदन, तो आपको याद रखना है कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि चंदन का वन बाबू किस राज्य में सबसे अधिक होता है, कर्नाटक में। और सबसे महंगी लकड़ी भी होती है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में देखा गया था, कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दशक में देखा गया था, तो 1970 के दशक में देखा गया था। क्यों, क्योंकि 1975 में भारत में आपातकाल लगा दिया गया था, जिससे लोग बहुत परेशान हो गए थे और सरकार बदलने की चाहत कर रहे थे। यानी सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश 1970 के दशक में देखा गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबू किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण की सुरक्षा से, क्योंकि जो नर्मदा है बाबू इसमें नदी बचाने की बात की गई थी। कौन नदी, तो नर्मदा नदी। और किसने चलाया था नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटेकर ने, ठीक है ना। तो ये जो नदी है बाबू ये पर्यावरण का एगो अंग है, इसे आपको याद रखना है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला यहां पे क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। तो बांधवगढ़ बाबू राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है बांधवगढ़ जो है ये आपको याद रखना है, ये आपका मध्य प्रदेश में। बी वाला आंसर बिल्कुल सही जाएगा। और बांधवगढ़ में बाबू कौन से बाबू जानवर पाए जाते हैं, तो यहां भी बाघ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है, यानी जो एरोप्लेन होता है वो किस धातु का बना होता है, तो आपको याद रखना है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से एरोप्लेन बना होता है, इसे आपको याद रखना है। डी वाला आंसर बिल्कुल से जाएगा। यहां पे विज्ञान के 80 वायरल क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएं और इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन सीधे 2024 बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि 24 मतलब यहां पे 80 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ, आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगला क्लास आपका 5 बजे से होगा, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे आप लोग जरूर याद करिएगा।